कैसे हैं दोस्तों? यूटोपिया का आइडिया पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। यह ख्याल दरअसल वो कहानी है जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन और राइटर सर थॉमस मोर ने 16वीं सदी में लिखी थी। अपनी मौत से तकरीबन 16 बरस पहले 1516 में इसको लिखा गया था। इस किताब में जिस मुल्क या जजीरे यूटोपिया की आइडियल स्टेट मिसाली रियासत की कहानी सुनाई गई है वो थॉमस मोर के तमाम तर सियासी तजुर्बे और तसव्वुरात का निचोड़ थी। यूटोपिया का नाम यूनानी जुबान के दो अल्फाज यो मतलब नहीं और टोपस मतलब जगह को मिलाकर बनाया गया था, जिससे मुराद हुई एक ऐसी जगह जो नहीं है, अगर है तो सिर्फ हमारे तसव्वुरात में है। यूटोपिया का आइडिया पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर हो चुका है कि आज ये पॉलिटिकल साइंस में एक मुस्तकिल टर्म बन चुका है, रोज की बात बन चुकी है। हत्ता कि थॉमस मोर से तकरीबन 2000 बरस पहले लिखी गई किताबों में जिन मिसाली रियासतों की आइडियल स्टेट्स की प्रेजेंटेशन की गई थी, खाके पेश किए गए थे, उन्हें भी अब यूटोपिया ही कहा जाता है। जैसे कि अफलातून प्लेटो की मिसाली रियासत प्लेटोज रिपब्लिक थी, लेकिन अब उसको भी यूटोपिया ही कहा जाता है कि जो प्लेटो ने अपनी किताब में जो यूटोपिया का मंजर पेश किया था वो यूं था, हालांकि वो प्लेटोज रिपब्लिक थी। तो ये इतना मशहूर आइडिया हुआ। थॉमस मोर अपने आइडिया परफेक्ट स्टेट मिसाली रियासत यूटोपिया का नक्शा अपनी किताब में कुछ यूं खींचते हैं कि ये 200 मील पर फैला हुआ एक जजीरा है। ये जजीरा पहली रात के चांद यानी हिलाल क्रिसेंट की शक्ल का है। ये कभी बर्रे आज़म अमेरिका का हिस्सा होता था, लेकिन यूटोपस नाम का एक हुक्मरान आया जिसने इस इलाके में यूटोपिया की बुनियाद रख दी, यानी उसके नाम पर इस सल्तनत का नाम यूटोपिया पड़ गया। यूटोपस ने यूटोपिया और मरकजी बर्रे आज़म यानी अमेरिका के दरमियान एक 15 मील चौड़ी नहर खोदकर इसे अमेरिकी लैंड से अलग कर लिया। यहाँ के लोग कहा जाता है कि शुरू ही से पुरअमन और मुहज़्ज़ब थे, लेकिन बहुत तरक्की याफ्ता नहीं थे। फिर यूं हुआ कि तकरीबन 1200 साल पहले 1200 ईयर्स अगो जजीरे के करीब एक रूमी या मिस्री जहाज गरक हो गया, डूब गया। इस जहाज से कुछ लोग जान बचाने में कामयाब भी हो गए। वो किसी तरह जान बचाते तैरते तख्तों पर फिसलते इस जजीरे पर आ गए। ये जो लोग बच के यहाँ तक आए ये इंतहाई मुहज़्ज़ब और जदीद मुआशरों से ज़ाहिर आए थे। इन्होंने यूटोपियंस को उस वक्त की जदीद दुनिया के मुतालिक बहुत कुछ सिखा दिया। इन्हीं की मदद से यूटोपियंस ने बाकी दुनिया से बराह रास्त राब्ते किए बगैर ही काफ़ी तरक्की भी कर ली। इन लोगों ने यूनानी तर्ज पर म्यूजिक, लॉजिक, मैथ और ज्योमेट्री भी सीख ली। अब यानी 16वीं सेंचुरी की सूरत हाल ये होती है, यानी उस दौर की सूरत हाल जब थॉमस मोर इस यूटोपिया की कहानी सुना रहे हैं, तो वो बताते हैं कि 16वीं सेंचुरी में यूटोपिया में 54 शहर आबाद हो चुके हैं। ये बड़े बड़े और खुले कुशादा शहर हैं। सब में एक जैसे कवानीन हैं और रसूम और रवाज भी तकरीबन मिलते जुलते हैं। यूटोपिया का दारुल हुकूमत अमारौत है। ये शहर जमीन से बुलंद एक पहाड़ी नुमा जगह पर वाक़या है। इस शहर में एक बड़ा दरिया एनाइडर भी बहता है। इसके साथ एक छोटा दरिया भी है और शहर और दरिया के निकलने के मुकाम की हिफाजत का पूरा इंतजाम किया गया होता है, ताकि अगर कभी दुश्मन शहर का मुहासरा भी कर ले तो शहर के लोग पानी से प्यासे न मरने लगे। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे भी बनाए गए हैं जिनमें बारिश का पानी महफूज होता रहता है। यूं शहर वालों को किसी तरह भी पानी की कमी नहीं होने पाती। शहर की एक तरफ तो दोस्तों दरिया बहता है, लेकिन बाकी 3 अतराफ में एक गहरी खंदक खोदी गई है जिसे कांटों से भर दिया गया है। शहर के गिर्द एक बुलंद और चौड़ी दीवार भी खड़ी है। शहर की सड़कें बहुत खुली हैं और इन पर कई घोड़ा गाड़ियां बैक वक्त आसानी से दौड़ सकती हैं। इनकी इमारतें एक डिज़ाइन और एक तरतीब में इस खूबसूरती से बनाई गई हैं कि अगर गली को एक किनारे से देखें तो पूरी गली एक घर के पीछे ही छुप जाएगी। अंदरूनी गलियां शहर की जो हैं वो भी 20-20 फीट तक चौड़ी हैं। दरवाजों में ऐसा मैकेनिज्म है कि इन्हें खोलना आसान है और इन्हें बंद तो करना ही नहीं पड़ता। ये खुदकार तरीके से बंद हो जाते हैं। अब चूंकि मलकियत का कोई तसव्वुर नहीं है, ज़ाती प्रॉपर्टी किसी की है नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हर शख्स किसी भी घर में जाकर रह सकता है। मतलब किसी को भी घर से निकाल कर उसके घर में नहीं, हर 10 साल बाद हर शख्स के लिए लाजिम है कि वो अपने घर को शिफ्ट करे, तो वो कहीं भी जाकर रह सकता है। वैसे भी सब घर एक ही जैसे हैं, सब घरों में एक जैसा बागीचा है, एक ही डिज़ाइन है, तो वो जहाँ चाहे रह सकते हैं। फिर यहाँ के तमाम लोग लिबास भी एक ही जैसा पहनते हैं, ताकि कपड़ों से भी किसी की बर्तरी या फरोतरी
मतलब कोई इंफीरियर या सुपीरियर नजर ना आए। यूटोपिया में आबादी और हुकूमती निज़ाम कुछ इस तरह है कि आबादी को खानदानों में, फैमिलीज में तकसीम कर दिया गया है। हर खानदान में 40 मर्द व खवातीन, मैन और वुमेन हैं, बच्चे हैं और 2 गुलाम भी हैं हर खानदान के साथ। हर 30 खानदान 30 फैमिलीज मिलकर एक मजिस्ट्रेट मुंतखब करते हैं। हर 10 मजिस्ट्रेट्स पर एक और मजिस्ट्रेट होता है जिसे आर्क फ्लॉच कहा जाता है। 200 मजिस्ट्रेट मिलकर अपने शहर के लिए प्रिंस का इंतखाब करते हैं जो अपने शहर का फिर हुक्मरान होता है। प्रिंस का इंतखाब सीक्रेट वोटिंग के जरिए होता है। वोटिंग के लिए शहर में 4 अच्छे शहरियों के नाम चुने जाते हैं और इन्हीं में से कोई एक प्रिंस ऑफ द सिटी बनता है। हर शहर में से हर साल कम से कम 3 नुमाइंदे यूटोपिया कैपिटल में भेज दिए जाते हैं। ये लोग वहां पर मुल्क की मरकजी काउंसिल में बैठते हैं और डेमोक्रेटिकली सारे फैसले करते हैं। हर सतह पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई हुकूमती ओहदेदार अवाम को गुलाम बनाने या इन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। हत्ता कि किसी शहर के प्रिंस पर भी ये साबित हो जाए कि वो अवामी मुफाद के, आम लोगों के मुफाद के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे हटाया भी जा सकता है। वैसे आमतौर पर दोस्तों प्रिंस का इंतखाब लाइफ टाइम के लिए होता है। सिर्फ इसी सूरत में उसे हटाया जाता है जब वो अवामी मुफाद के खिलाफ, लोगों के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहा हो। सरकारी काउंसिल्स के अलावा बाज मामलात के लिए अवाम की मुश्तरका असम्बली भी तलब कर ली जाती है। कोई भी सियासी फैसला सिर्फ इस सूरत में होता है जब सरकारी काउंसिल्स में इस पर कम से कम 3 दिन तक बहस हो चुकी हो। काउंसिल्स और अवामी असम्बली में ही सरकारी अमूर डिस्कस होते हैं। इसके अलावा आम जिंदगी में चलते फिरते चाय खानों पर, होटल्स में ख्वाह सियासी बहसें करने की बहुत सख्त सजा होती है, सजाए मौत होती है। यूटोपिया की दूसरी खास बात इसका मुआशी निज़ाम है, इकोनॉमिक सिस्टम है। इस मिसाली रियासत में हर चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है। जाती जायदाद, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर ही नहीं है। हर इंसान हर चीज हर वक्त ले सकता है। आमतौर पर तरीका यह है कि देहात में रहने वाले लोग फसलें उगाते हैं और जानवर वगैरह रखते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग मुख्तलिफ तरह का सामान तैयार करते हैं। शहर वालों को जितनी खुराक की जरूरत होती है गांव वाले मुफ्त में भेज देते हैं, जबकि गांव वाले शहरों में जाकर वहां बाजारों से जो चीजें चाहिए होती हैं मुफ्त में ले लेते हैं। शहर वालों को गांव वालों की तरह और देहातियों को शहर वालों की तरह रहना बाकायदा सिखाया जाता है। साल में कुछ अरसा शहरों के लोग देहात में जाकर रहते हैं और इनकी तरह खेतों में काम भी करते हैं, जानवर भी पालते हैं, जबकि गांव वाले शहरों में जाकर भी कुछ देर रहते हैं और उनकी तरह प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और उनकी तरह रहते और काम करते हैं। यूटोपिया में कोई भी शख्स बेकार नहीं रह सकता, हत्ता के अवामी नुमाइंदे यानी मजिस्ट्रेट्स वगैरह भी जिस्मानी मुशक्कत वाले काम करते हैं, लेबर करते हैं। तमाम यूटोपियंस को बचपन से ही फसलें उगाने और जानवर पालने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा हर यूटोपियन के लिए लाजमी है कि वो ज़राअत के, एग्रीकल्चर के अलावा भी कम से कम एक हुनर, एक स्किल ज़रूर सीखे। यानी वो कारपेंटर बन सकता है, बढ़ई बन सकता है, लोहार बन सकता है, या कोई भी ऐसा हुनर ज़रूर सीख सकता है जिसमें हाथ से काम किया जाता हो और वो काम किसी के काम भी आए। तमाम यूटोपियंस 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे ये लोग सोते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करते हैं और बाकी वक्त में वो किताबें पढ़ते हैं, स्किल्स सीखते हैं या फिर अच्छा इंसान बनने के लिए लेक्चर्स सुनते हैं। क्योंकि 6 घंटे काम के लिए बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन इसके बावजूद यूटोपियंस इतने से वक्त में बहुत ही ज्यादा पैदावार हासिल कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि यूरोपियन अक़वाम के मुकाबले में यूटोपियंस में हर शख्स काम करता है। यूरोपियंस में थॉमस मोर उसमें ये दलाइल देता है एक और शख्स के जरिए कि यूरोपियंस में बहुत से लोग जैसा कि हुकूमती ओहदेदार, नवाब, उनके चेले चांटे, ताजर और दौलतमंद लोग अक्सर बेकार रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेहनत कश तबका है यूरोपियंस में, यानी मजदूर किसान, ये हर वक्त काम करते रहते हैं। फिर यूरोप में आबादी का 50% 50% हिस्सा यानी खवातीन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, इकॉनमी में उनका कोई हिस्सा ही नहीं है। इसके मुकाबले में वो कहता है कि यूटोपिया में खवातीन भी काम करती हैं और इन्हें वो काम दिए जाते हैं जिसमें जिस्मानी मुशक्कत थोड़ी कम होती है, जैसा कि ऊन से कपड़े वगैरह बुनना। मगर काम से मफर बहरहाल किसी को नहीं है, खवातीन को भी नहीं और बड़े से बड़े ओहदेदार को भी नहीं। इसी मेहनत और प्लानिंग का और तसलसल का नतीजा ये है कि महज 6 घंटे में भी यूरोपियंस से कहीं ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर लेते हैं।
अपने इस्तेमाल का माल यूटोपिया में लोग और यूटोपियन गवर्नमेंट अपने पास रखकर बाकी प्रोडक्ट्स को हमसाया रियासतों में एक्सपोर्ट कर देती है। जिन रियासतों को, जिन स्टेट्स को यूटोपिया का माल एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि इसका 7वां हिस्सा, 7th पार्ट, वो लोग अपने गरीब अवाम में मुफ्त बांटेंगे। बाकी हिस्सों के एवज सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा और दीगर जरूरियात की चीजें मंगवा ली जाती हैं। अब देखें कि यूटोपियंस को तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का जरा भी लालच नहीं है। वहां पब्लिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो लोग सोने चांदी का भला क्या करेंगे? दरअसल सोना चांदी मंगवाने की उनके सामने 2 बड़ी वजूहात होती। पहली वजह तो ये है कि यूटोपिया के लीडर्स को मालूम है कि सोने चांदी की मांग और कदर बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि लोग इसके लिए एक दूसरे का खून बहाने पर भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए यूटोपियंस सोना, चांदी और हीरे जवाहरात जमा करते रहते हैं, ताकि अगर उन्हें बैरूनी दुनिया से किसी मदद की कभी जरूरत पड़ जाए तो वो इसी दौलत को खर्च कर सकें, क्योंकि बाहर वालों के लिए तो इसका बहुत अहमियत है उनके नजदीक, तो वो इससे यूटोपियंस को फायदा होगा। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि वो सोना चांदी मंगवा कर, कीमती पत्थर मंगवा कर उनसे टॉयलेट्स वगैरह बनवाते हैं, वॉशरूम बनवाते हैं, ताकि यूटोपियंस के दिमाग में रच बस जाए कि सोना चांदी, हीरे वगैरह कोई ऐसी चीजें नहीं कि इनसे कदर मंजिलत में इजाफा हो, एक इंसान दूसरे के ऊपर सुपीरियर हो जाए, कोई बड़ी एहसास की ये बात हो। ये लोग ये बचपन से ही इस वजह से समझने लगते हैं कि ये कीमती पत्थर तो वॉशरूम के आम से पत्थर हैं और बस। और यूटोपिया में गुलामों को भी सोने चांदी की जंजीरें पहनाई जाती हैं, जबकि मोती और हीरे जवाहरात वगैरह जो कि यूटोपिया के साहिलों पर भी आम मिलते हैं, वो सब बच्चों को लाकर खेलने के लिए दे दिए जाते हैं। इस सब का रिजल्ट ये होता है कि अवाम में इन सारी कीमती चीज़ों से एक बेजारी सी, एक नफरत सी पैदा हो जाती है कि ये तो वॉशरूम की, टॉयलेट की चीज़ें हैं, इन्हें तो गुलाम पहनते हैं, ये तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं वगैरह वगैरह। यूटोपियंस का मानना है कि नेचर ने हवा, पानी, मिट्टी और इस जैसी दूसरी चीज़ों की फरावानी, अबंडेंस इसलिए रखी है कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी चीज़ें इसीलिए कुदरत में कम है क्योंकि ये तो फजूल हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तो इनकी ज़रूरत है नहीं। इसीलिए जब दूसरी कौमों के लोगों को कीमती धातों के लालच में यूटोपियंस अंधा देखते हैं तो हैरान होते हैं। वो इस बात को भी हमाकत समझते हैं कि किसी बेवकूफ़ की महज इस वजह से इज्जत की जाए कि उसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, उसने कोई हीरे पहन रखे हैं। वो बाकायदा इस किस्म के अमीरों पर हंसते हैं जब वो बाहर से होकर आते हैं। तो एक दफ़ा क्या होता है कि किसी दूर दराज मुल्क के 3 सफ़ीर मेहमान के तौर पर यूटोपिया आते हैं। वो लोग यहाँ के रस्म रिवाज के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानते। उनका ख्याल था कि ये एक गरीब सी कौम है, छोटे से अलग थलग जजीरे पर रहती है। चुनाचे उनका ख्याल था कि यूटोपियंस को दौलत से इम्प्रेस किया जा सकता है। सो वो अपने साथ 100 मुलाजमीन को, 100 सर्वेंट्स को लेकर आए। मुलाजमीन ने कीमती लिबास पहने थे, लेकिन तीनों सफीरों के लिबास सबसे कीमती थे, खास तौर पर सोने के तारों से तैयार किए गए थे। उनके कानों में सोने की बालियां थीं, उंगलियों में सोने के हीरे की अंगूठियां थीं, सरों पर रखी टोपियों में भी हीरे मोती झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जब यूटोपिया के लोग इस्तकबाल के लिए आए और उन्होंने सफीरों के पास इतना सोना देखा तो ये समझा कि शायद ये गुलाम हैं, इन्होंने सोना चांदी पहना हुआ है और उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, बल्कि वो उनके कदरे कम अमीर लिबास पहनने वाले मुलाजमीन को ज्यादा इज्जत देने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद ये असल मेहमान है। इस्तकबाली हजूम में शामिल बच्चे हैरान होकर अपनी माओ से पूछते थे कि इनमें से ये कुछ लोगों ने बच्चों के खिलौने यानी हीरे जवाहरात वगैरह क्यों पहन रखे हैं, सर पर रखे हुए। माओ का जवाब था, हो सकता है ये जोकर हों, लोगों को हंसाने का काम करते हों। यूं दोस्तों, वो सफीर जो अपने तौर पर यूटोपियंस को इम्प्रेस करने आए थे वो रुस्वा हो गए जब उन्हें यूटोपिया में रहकर अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग कीमती पत्थरों को कोई अहमियत नहीं देते। तो इन लोगों ने भी अपने ख्यालात को बदला और वहां कुछ देर सलीके से रहे। यूटोपियंस सोने चांदी से नफरत के अलावा भी दोस्तों हर तरह के नमूद और नुमाइश के खिलाफ होते हैं। वो रेशमी मलबूसात को, सिल्क ड्रेसेस को कीमती नहीं समझते। बेहतरीन से बेहतरीन ऊनी लिबास के बारे में भी वो कहते हैं कि बना तो ये भेड़ की खाल से ही है ना, फिर इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाए। यूटोपिया में हर कोई एक ही तरह का लिबास पहनता है और एक ही तरह का खाना खाता है और एक ही तरह की जिंदगी गुजारता है। देहात में हर खानदान मिलकर एक टेबल पर बैठता है और लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करता है। शहरों में कम्युनिटी हॉल्स में भी लोग मिलजुल कर ही खाना खाते हैं। इस तरह उनमें कम्युनिटी का एहसास जिंदा रहता है। एक जैसे लिबास, एक जगह पर खाने से बराबरी का एहसास भी सब में पैदा होता है कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है। यूटोपियंस दोस्तों जंग से भी नफरत करते हैं।
वो किसी रियासत से कोई जंगी इत्तेहाद नहीं बनाते, ना ही किसी मुल्क पर कब्जे की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर उन पर जंग मुसल्लत की जाए तो वो भरपूर मुकाबला करते हैं। ताहम वो ये समझते हैं कि दुश्मन कौम के सारे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि जंग लड़ने का फैसला करने वाला हुक्मरान और उसकी किचन कैबिनेट, उसके चंद करीबी लोग ही हमारे दुश्मन हैं। इसलिए वो पूरी कौम से जंग करने के बजाय, नफरत करने के बजाय ये बात बेहतर समझते हैं कि दुश्मन मुल्क के हुक्मरान को किसी तरह तमाम कर दिया जाए ताकि जंग जल्दी खत्म हो जाए। इसके लिए वो ये काम करते हैं कि दुश्मन मुल्क के अंदर जाकर खुफिया तरीके से जगह जगह पोस्टर्स लगा आते हैं कि जो कोई भी हुक्मरान को या इसके करीबी लोगों को जो जंग का बायस बन रहे हैं, उनको जिंदा या मुर्दा हमारे सामने ला कर देगा, उसे हम भारी इनाम देंगे। ज़ाहिर ऐसी किस्म के इनामात के लिए तो उन्होंने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए होते हैं। इस लालच से दुश्मन हुक्मरान के इर्द गिर्द नाराज लोगों में से अक्सर इनाम के लालच में अपने उस लीडर को मार डालते हैं। यूं हजारों लोगों की जानें गंवाए बगैर ही जंग खत्म हो जाती है और असल फितना मारा जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके, दुश्मन हुक्मरान किसी तरह बच जाए, तो फिर यूटोपियंस दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, प्लान बी पर आते हैं। वो अपने लोगों को खतरे में डालने के बजाय अपने पास मौजूद सोने चांदी से उन लोगों को, उन किराए के फौजियों को भर्ती करते हैं जो फिर उनके दुश्मन से लड़ने के लिए जंग में जाते हैं। वो ऐसी सख्त जंगजू कौमों को दुश्मन के मुकाबले पर पैसे देकर, रकम देकर भेजते हैं जो उन्हें फिर शिकस्ते फाश देकर ही लौटती है। लेकिन अगर ये प्लान भी कामयाब ना हो और दुश्मन उनके मुल्क में दाखिल ही हो जाए, तो फिर यूटोपियंस, खा वो मर्द हो या औरत, दुश्मन के मुकाबले के लिए निकल पड़ता है। ये प्लान सी होता है। यूटोपियंस अपने सबसे तजर्बाकार जनरल को अपना सुप्रीम कमांडर मुकर्रर कर देते हैं। इसके मुतबादल के तौर पर 2 कमांडर्स को बैकअप में भी रखा जाता है। इसके बाद यूटोपियंस दुश्मन से इस तरह, इस अंधाधुंध और ताकत से टकराते हैं कि इसे भागने पर मजबूर कर देते हैं। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उन्होंने अपने हर शहर को हिफाजती दीवारों से इंतहाई मजबूत हिसार में रखा हुआ है। दूबदू मुकाबले के लिए मर्दों और औरतों दोनों को रोजाना कुछ वक्त लड़ने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जंग और अमन दोनों दिनों। इस तरह इन 3 प्लान्स के तहत यूटोपियंस अपना दिफा कामयाबी से अब तक करने में कामयाब रहे होते हैं। हाँ, जंगों में भी इस बात का यूटोपियंस ख्याल रखते हैं कि सिविलियन आबादी को, आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। उनके मजहबी रहनुमा जंग के मैदान के करीब ही रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं कि दोनों तरफ का जानी नुकसान कम से कम हो। यूटोपियंस इतने अमन पसंद हैं कि वो अपने हाथ से जानवर तक को ज़िबा नहीं करते खाने के लिए, ना ही अपनी आंखों के सामने ऐसा होने देते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से इंसान के अंदर एम्पैथी, एहसास और रहम जैसे जज्बात खत्म हो जाते हैं। सो वो अपने बच्चों या घर वालों के बजाय अपने गुलामों से जानवर ज़िबा करवाते हैं, लेकिन वो भी शहरों से बाहर, आम लोगों की नज़रों से काफ़ी दूर। वो शिकार को भी, बेवजह शिकार को भी जुल्म समझते हैं और उनके यहाँ शिकार पर पाबंदी है। यूटोपिया में किसी के जिस्मानी नकाइस की बुनियाद पर इसका मजाक उड़ाना भी सख्त, बुरा और इंतहाई नापसंदीदा बात समझी जाती है। यूटोपियंस के हॉस्पिटल्स भी शहरों से बाहर होते हैं, बीमारों का भरपूर ख्याल रखा जाता है, लेकिन जिसकी जान बचने की उम्मीद न रही हो और वो तकलीफ से तड़प रहा हो, उसे मौका दिया जाता है कि वो किसी बासहूलत तरीके से अपनी जिंदगी खत्म कर ले या दूसरों को ऐसा करने दे, ताकि वो एक तकलीफ दे मौत के बजाय एक पुरसुकून मुस्तकिल आराम की तरफ जा सके। यूटोपियंस का समाजी निज़ाम यह है कि छोटे बड़ों की और बीवियां शोहरों की खिदमत करती हैं। मर्द अपनी बीवियों और बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उन पर हार्श हो सकता है, यूटोपियंस में यह लिखा है। ख़वातीन के लिए मेकअप करना भी बुरा समझा जाता है। तलाक से भी ये लोग नफरत करते हैं, लेकिन अगर मियाँ बीवी में से कोई दूसरे के साथ ज्यादती करे तो फिर सरकारी तौर पर तलाक हो जाती है। ताहम दोनों में से जिसने दूसरे को तंग किया हो, उसे फिर सारी जिंदगी दोबारा शादी की इजाजत नहीं मिलती। जिन जोड़ों में ज़हनी हमाहंगी ना हो, उन्हें तलाक लेकर दोबारा शादी की इजाजत दी जाती है। ताहम शादी से पहले ताल्लुकात को, सेक्स को बुरा समझा जाता है। यूटोपियंस का ख्याल है कि अगर शादी के बगैर लोगों को ताल्लुकात बनाने की इजाजत दे दी गई तो कोई फिर शादी क्यों करेगा। इसलिए शादी से पहले किसी गहरे रिश्ते को पूरे खानदान के लिए बेइज्जती करना चाहता है। यूटोपियंस में यह रवाज भी है कि जो कोई अपने शौहर या बीवी के साथ बेवफाई करता हुआ पकड़ा जाए या किसी और से ताल्लुक कायम कर ले तो उसे बतौर सजा गुलाम बना लिया जाएगा। यूटोपिया में लोग अपने शहर या इलाके में आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रियासत के किसी और हिस्से में जाना हो तो वो हुकूमत से इजाज़त लेते हैं।
हुकूमत उन्हें एक पासपोर्ट जारी करती है और साथ में एक घोड़ा गाड़ी और एक गुलाम भी मुहैया करती है। वो जहां भी जाते हैं वहां उन्हें खाने पीने और रहने की मुफ्त सहूलत फराहम की जाती है। यूटोपियंस के मजहबी अकायद भी हैं, वहाँ रिलीजन भी है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं, लेकिन किसी का मजहब उसे लड़ने पर या दूसरे से नफरत पर मजबूर नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग एक खुदा, स्पिरिट, आखरत और जन्नत, दोज़ख, हेवन एंड हेल पर यकीन रखते हैं। वो खुदा को मिथरास कहते हैं। इनके कुछ टेम्पल्स भी हैं। वो चांद और सूरज के त्यौहार भी मनाते हैं। यूटोपिया में खवातीन को भी मजहबी पेशवा यानी प्रीस्ट वगैरह बनने की आज़ादी है। खास तौर पर बेवाओं को प्रीस्ट बनाने की हौसला अफजाई की जाती है। यूटोपियंस का ख्याल है कि खुदा यानी मिथरास चाहता है कि इंसान नेचर से ज़्यादा खुशी हासिल करे। वो समझते हैं कि हमें चीज़ों से लुत्फ अंदोज तो होना चाहिए, उनको एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन किसी छोटी सी खुशी के लिए बड़ी खुशियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। वो ऐसी कोई खुशी हासिल नहीं करना चाहते जिस पर बाद में पछताना पड़े, जिस पर बाद में तकलीफ हो। वो कहते हैं कि रीजन या समझदारी ही हमें खुदा से मोहब्बत की तरफ लेकर जाती है। लॉजिक ही हमारे जहनों को जज्बात से आज़ाद रखती है और हम दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। वो मानते हैं कि हमें किसी सूरत दूसरों की हैप्पीनेस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उनके नज़दीक इंसानी जिस्म की खुशी खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और म्यूज़िक है। वो सेहत को भी जिस्म का लुत्फ समझते हैं, बॉडी की हैप्पीनेस समझते हैं, जो उनके ख्याल में तमाम हैप्पीनेस की, इंजॉयमेंट की बुनियाद है, बेस है। यूटोपिया का कानून यह है कि वो किसी को सजाए मौत नहीं देते, बल्कि मुजरिमों को गुलाम बना लेते हैं। फिर दूसरे ममालिक में सजाए मौत के जो कैदी होते हैं, यूटोपियन ताजर जब बाहर जाते हैं तो ऐसे लोगों को जिनको सजाए मौत हो चुकी होती है उन मुल्कों से खरीद कर अपने यहाँ ले आते हैं और यहाँ उनको गुलाम बना लेते हैं। यूटोपियंस के जिन लोगों को सजा के तौर पर गुलाम बनाया जाता है उन पर गैर मुल्की गुलामों से ज़रा ज़्यादा सख्ती की जाती है, क्योंकि इन्हें बेहतरीन तालीम और आसानियाँ दी गई थी, इसके बावजूद उन्होंने बड़ा जुर्म किया, इसलिए उनका कोई बहाना अदालत तस्लीम नहीं करती। गैर मुल्की गुलामों के बारे में ये समझा जाता है कि चूँकि ये लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें आज़ादियाँ और सहूलतें भी नहीं थी, इसलिए इनसे गलती या गुनाह सरजद हो गया, इसका इम्कान भी था, सो इन पर कम सख्ती होनी चाहिए। यूटोपिया की दौलत को देखते हुए, खुशहाली को देखते हुए हमसाया ममालिक से कई गुर्बत के मारे, भूखे प्यासे, बेरोजगार लोग भी रज़ाकाराना तौर पर यूटोपिया में आकर गुलाम बन जाते हैं ताकि खाना, रहाइश, कपड़े तो मिलते रहें। यूटोपिया में ऐसे गुलामों को सबसे अच्छे सलूक का मुस्तहिक समझा जाता है। इस ख्याली रियासत में जुर्म और सजा के कवानीन भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस गिने चुने हैं। पूरे मुल्क में एक भी वकील नहीं है। शहरी अपना केस खुद पेश करते हैं, यानी वकीलों की भारी फीसें इंसाफ हासिल करने के रास्ते में रुकावट नहीं होती। यूटोपिया में वो अपना केस मुश्किल कानूनी जुबान के बजाय आम जुबान में पेश कर सकते हैं। जजेस को इस पर कोई एतराज नहीं होता। दोस्तों, थॉमस मोर ने यूटोपिया की इमेजिनरी बेस्ट आइडियल स्टेट का जो तस्वुर पेश किया है इस किताब में, ये एक ऐसे शख्स की जुबानी उन्होंने बताया है जो 5 साल यूटोपिया में कभी गुजार कर आया होता है। थॉमस मोर किताब के शुरू में बताते हैं कि उन्हें एक पुर्तगाली सयाह राफेल हैथोल्डे मिलता है। ये वो शख्स है जो नॉर्थ और साउथ, शुमाली और जनूबी अमेरिका के कई सफ़र कर चुका है। ये सफ़र राफेल ने उस शख्स अमरीगो वेस्पूची के साथ किए थे जिसके नाम पर अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है। ये कहानी हम आपको बाय द वे यहाँ दिखा चुके हैं। तो खैर, ये राफेल हैथोल्डे अपनी इन्हीं मुहिम्मात के दौरान एक बार यूटोपिया गया था और वहाँ की बातें अब खाने की टेबल पर थॉमस मोर से शेयर कर रहा था, जो किताब में है। अफसानवी किरदार है। अलबत्ता थॉमस मोर लिखते हैं, गो कि मैं राफेल की बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन यूटोपिया की कॉमनवेल्थ यानी यूटोपिया में जो कुछ था, इनमें से बहुत सी बातें काश यूरोपीय हुकूमतें अपना लें। दोस्तों, किताब यूटोपिया में राफेल और थॉमस मोर के दरमियान बरतानिया में सजाए मौत के कानून पर भी बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। एक किताब का काफ़ी हिस्सा इस गुफ्तगू पर भी है। राफेल कहता है थॉमस मोर से कि वो एक बार बरतानिया गया था जहां एक महफिल में उसे एक वकील मिला। ये लॉयर कह रहा था कि चोरों को सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि कोई चोरी करने का कभी सोचे भी ना। ताहम राफेल सजाए मौत के मुखालिफ है। वो बताता है कि चोर को मौत की सजा देना किसी तरह से इंसाफ नहीं है। बरतानिया में चोरी के वाकयात राफेल के ख्याल में इसलिए होते हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
जब भी बरतानिया किसी जंग में शामिल होता है तो हुकूमत बहुत से लोगों को फौज में भर्ती कर लेती है, लेकिन जंग के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। यानी ये हजारों ट्रेंड लोग, लड़ाके लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हुकूमतें इन्हें कोई मुतबादल खाने पीने का बंदोबस्त भी इनका नहीं करती, इनको कोई जॉब्स नहीं देती। बस यही लोग फिर चोरियां चकारियां करने लगते हैं, डाके मारने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा जागीरदारों ने अपनी जमीनों को भेड़ों के फॉर्म्स में तब्दील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भेड़ों की ऊन बहुत महंगी बिकती है। एग्रीकल्चरल फॉर्म्स पर, ज़राई जमीनों पर फॉर्म्स बनने से भी हजारों किसान राफेल के नजदीक बेरोजगार हुए हैं और इसी बेरोजगारी में वो जराइम कर रहे हैं। वो कहता है कि बेहतर यही है कि भेड़ों के फॉर्म्स खत्म किए जाएं और फसलें उगाने का काम दोबारा ज्यादा किया जाए। इस तरह फिर बेकार फौजियों को भी कोई हुनर सिखाया जाए ताकि उनके पास भी कोई करने को काम हो, कमाने के लिए कुछ चीज हो। ये सब करने के बाद राफेल कहता है कि अब तवक्को है कि लोग चोरी चकारी की तरफ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये उस मशहूर ज़माना आइडिया यूटोपिया की कहानी थी, उसका मुख्तसर खुलासा और समरी थी। वो कहानी जो अब ज़रबुल मिसल बन चुकी है। थॉमस मोर और यूटोपिया को सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस राइटर का इंजाम क्या हुआ था? इन्हें बरतानिया में सजाए मौत दे दी गई थी, जिसकी वजह उनकी ये किताब नहीं, कुछ और थी। वो वजह ये थी कि थॉमस मोर कैथोलिक चर्च के हामी थे, उसको मानते थे। जब इंग्लैंड ने कैथोलिक फिरका छोड़कर प्रोटेस्टेंट नजरियात अपना लिए तो थॉमस मोर ने इसकी शदीद मुखालफत की। वो इंग्लैंड के बादशाह हेनरी 8 के एडवाइजर थे, उनका बहुत बड़ा ओहदा था। वो खामोश रहकर मुनाफकत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एलानिया बादशाह की मुखालफत की और बादशाह से वफादारी का अहद ओथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बादशाह को नए प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह मानने से भी इनकार कर दिया। मुकदमा चला और उन्हें गद्दारी का मुजरिम करार देकर फांसी और 4 टुकड़े करने की सजा सुना दी गई। लेकिन बादशाह हेनरी 8 ने पुराने ताल्लुक का लिहाज करते हुए उनकी सजा आसान कर दी। बादशाह के हुक्म पर थॉमस मोर की गर्दन उड़ा दी गई और उनका सर लंदन ब्रिज पर टांग दिया गया ताकि आइंदा कोई गद्दारी का सोचे भी ना। इनकी मौत 1535 में हुई। कत्ल के 400 साल बाद, 4 सदियों बाद 1935 में कैथोलिक चर्च ने इन्हें शहीद का दर्जा करार दिया और सेंट का दर्जा भी करार दिया। मर्क्यूरियस फेलोज यूटोपिया की लेजेंडरी कहानी हमने आपके सामने मुख्तसरन रखी। ऐसी क्लासिकल किताबों की समरीज हम आइंदा भी आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि कुछ आइडियाज इतने अहम होते हैं कि अगर आपके पास कम वक्त भी हो तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इन्हीं मौज़ूआत पर और इन्हीं इस्तिलाहों को इस्तेमाल करते हुए इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करना पड़ती है। ऐसा ही एक आइडिया दोस्तों फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर भी। ये कहानी अब यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए लीडरशिप की 4 बेहतरीन कहानियाँ क्या थी, और यहाँ जानिए स्पेन में मुसलमानों के 800 साल कैसे थे।